हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने अपनी CSIR, SO और ASO की आंसर की चेक कर ली होगी और पेपर 1 और पेपर 2 का एनालिसिस कर लिया होगा, और जिसको ऑब्जेक्शन करना है उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन भी कर दिया होगा। हम कट ऑफ पर आगे बढ़े उससे पहले मैं एक एक्सेप्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मैंने नोटिस किया आफ्टर आंसर की, कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्होंने पेपर 1 में उनकी एक्यूरेसी बेहतर है और पेपर 2 में उनकी एक्यूरेसी डाउटफुल है। मतलब कि उनको ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि पेपर 2 में उन्होंने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, वहीं पेपर 1 में उन्होंने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं उसमें कम क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। दैट मीन्स पेपर 1 की एक्यूरेसी पेपर 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आंसर की आने के बाद चीज़ें जो मैंने नोटिस करी हैं मुझे लगता है कि बदल गई हैं। पेपर 2 में लोगों के मार्क्स मुझे लगता है कि ज़्यादा आ गए हैं, या उनकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा निकल कर आई है कंपेरिजन टू पेपर 1। क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है कि पेपर 1 में जो लोगों के रेंज, मैक्सिमम पीपल जो रेंज है उनकी पेपर 1 के मार्क्स की, वो है 95 से 105 के बीच में। ये मैंने नोटिस किया है, ठीक है। और जो पेपर 2 में, मतलब अगर कोई बताना चाहे तो कोई, मतलब एग्जैक्ट कोई एक रेंज नहीं कोई बता सकता इतनी आसानी से, क्योंकि पेपर 2 के मार्क्स बहुत ज़्यादा वेरी करें लोगों के। किसी के 100 मार्क्स हैं, किसी के 110 हैं। मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिल्कुल लगभग सेम है हर रेंज में। तो वहाँ पर कोई इस तरीके का एक एक रेंज नहीं है जहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट लाया कर रहे हैं। तो ये एक कंडीशन रही है पेपर 1 और पेपर 2 के आंसर की आने के बाद में। अब बात करते हैं कि मतलब आंसर की आने के बाद, आंसर की आने से पहले मैंने एक प्रेडिक्शन किया था, और अगर आप लोग अवेयर हों तो अगर आपने नोटिस किया हो कि वो लगभग सही बैठा है, ठीक है। अब आंसर की आने के बाद का क्या रहने वाला है मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इन कमेंट्स को एक बार गो थ्रू हो लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम जो कहने वाले हैं, हम लोग जो प्रेडिक्शन करने वाले हैं वो कितना लॉजिकल होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन मार्क्स को, जो भी इन कमेंट्स में मार्क्स दे रखे हैं जो भी कैंडिडेट ने शेयर करें, आप उनसे एक बार गो थ्रू हो लें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किस बेस पे करने वाले हैं। तो ये है वो मार्क्स, वो कमेंट्स। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैक्सिमम कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो किसी के 210, 220, 200, मतलब 240 से 210 के बीच में वेरी कर रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स 200 से भी कम हैं, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं कि 260, 280। यहाँ तक कि एक कैंडिडेट था जिसने मार्क्स शेयर करते उसके 308 मार्क्स थे। तो उसको भी हम लोग किसी तरह इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कट ऑफ में, और फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है आफ्टर दिस, ठीक है, आफ्टर आंसर की, आई मीन। तो आपने देख लिए होंगे सबके मार्क्स जितने भी मेरे पास अवेलेबल हैं, उसने मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या कंडीशन रहने वाली है आफ्टर आंसर की। तो आपने नोटिस किया कि आप उन कमेंट्स को वापस से चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, वो वहीं पर है, कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट लाए कर रहे हैं, जितना मेरे पास डेटा है उस बेस पर, वो है 220 से 240 के बीच में। ये इस रेंज में मैक्सिमम कैंडिडेट लाए कर रहे हैं, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स इंक्लूड करके। और इस रेंज में जो कैंडिडेट हैं उसमें से जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं उनकी रेंज है 225 से 230 तक। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी मैथ लगाने वाले हैं। तो जो मैक्सिमम कैंडिडेट लाए कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब वो है 225 से 230 के बीच में, करेक्ट। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, वो कैंडिडेट जो जिनके मार्क्स 220 से कम हैं और वो कैंडिडेट जिनके मार्क्स 240 से ज़्यादा हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स 260 हैं और किसी कैंडिडेट के मार्क्स 200 हैं, तो उस जो 260 वाले कैंडिडेट के मार्क्स हैं उसके 240 से 20 नंबर ज़्यादा हैं, और जो 200 जिस कैंडिडेट के मार्क्स 200 हैं उसके पास 20 नंबर कम है। तो अगर हम उस एक्स्ट्रा 20 को उस 200 वालों को दे देंगे तो वो भी इसी रेंज में आने लगेंगे।
आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि जो जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 240 से ज़्यादा हैं, इसमें सारे इंक्लूड हैं, 260, 280, 290, 300, इवन 350 वाले भी, और जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 220 से कम हैं, उन कैंडिडेट्स को और ज़्यादा वाले कैंडिडेट्स को अगर हम एक साथ मिला दें तो इस रेंज में आने वाले कैंडिडेट्स को छोड़ के जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी, उनके मार्क्स भी इसी रेंज में आने लग जाएंगे अगर हम उनको आपस में इंक्लूड कर दें। एक एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो जो मेरे कहने का मतलब है कि आंसर की आने के बाद जो एक एवरेज मार्क्स बन के आ रहे हैं वो हैं 225 से 230 के बीच में सभी कैंडिडेट्स के। लेकिन ये एवरेज मार्क्स है, मतलब सारे कैंडिडेट्स के आंसर के आने के बाद मेरे पास जितना डेटा है, मैंने जितना देखा है, जितना समझा है, उसके हिसाब से मैंने ये एवरेज निकाला है। सभी कैंडिडेट्स के मिला के जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं वो है 225 से 230 के बीच में। मैंने आपको इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अब क्वेश्चन आता है कि कट ऑफ क्या रह सकती है। अब देखिए, कट ऑफ किन बेस पे, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कट ऑफ को इम्पैक्ट कर सकती हैं। वो है एक नॉर्मलाइजेशन, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट रह सकता है मेरे हिसाब से। दूसरा एक इम्पैक्ट है जो चीटिंग हुई थी। अगर आपको न्यूज़ मिली हो आंसर के आने के बाद कि कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं मार्क्स के जिसको देखकर लगता है कि चीटिंग का लेवल बहुत ज़्यादा था। मतलब कि 300 मार्क्स आ रहे हैं, जीएस में लोग 100 में 95 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, मतलब 95 करेक्ट हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके की कंडीशन है, तो आप समझ सकते हैं कि चीटिंग का लेवल क्या रहा है। और एक तीसरा जो वजह हो सकती है वो ये है कि लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है और ऑब्जेक्शन के बाद कुछ मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे, तो वो जो भी चेंज आएगा उसकी वजह से एवरेज मार्क्स जो हम लोगों ने लिया है 225 से 230 तक, उसमें चेंज आएगा। और वो चेंज मतलब ऐसा होगा कि वो चेंज दिखेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई करेक्शन होता है किसी क्वेश्चन में और मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं तो वो सबके मार्क्स में इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब जो एवरेज होगा वो बढ़ना तय है, तो वो एक चेंज ला सकता है इस एवरेज में, ठीक है? तो ये जो मैंने आपको भी बताया है, ये इन सारी चीज़ों को साइड में रख के, मतलब अभी के लिए जो एवरेज मार्क्स क्या बन रहे हैं आंसर की आने के बाद में स्टूडेंट्स के, वो ये हैं। तो आगे सवाल आता है कि अब जो वो फैक्टर है, नॉर्मलाइजेशन हो गया या फिर चीटिंग हो गया या फिर जो भी मार्क्स इंक्रीमेंट होंगे ऑब्जेक्शन के बाद में, उसका क्या इफ़ेक्ट आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। अब देखिए, जो मैंने नोटिस किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो मैंने नोटिस किया वो ये मैंने नोटिस किया कि जिसका एग्ज़ाम चाहे वो 5 तारीख को रहा हो, ठीक है, और चाहे वो 20 तारीख को रहा हो, सारे शिफ्ट में कैंडिडेट्स के नंबर वेरी करें। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो जिन लोगों का एग्ज़ाम 5 फेब को था उनके एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए हैं उसमें एक मतलब एक रेंज दिख रही हो कि ये उन लोग के मार्क्स 100 के अंदर हैं, ठीक है, और जो जिनके एग्ज़ाम 20 की तरफ या आगे बढ़े हैं उनके मार्क्स इंक्रीमेंट हुए हैं। या इसका उल्टा ले सकते हैं कि जिनका एग्ज़ाम शुरुआत में हुआ उनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, या जिनका एग्ज़ाम बाद में हुआ उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो मुझे जो देखने को मिला कि हर शिफ्ट में लोग जो कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, कि मतलब कुछ के कम आ रहे हैं, कुछ के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सभी शिफ्ट में कैंडिडेट्स के मार्क्स वेरी कर रहे हैं 100 से लेकर, पेपर फर्स्ट में अगर हम बात करें तो 100 से लेकर 120 के आसपास, ठीक है, और अगर पेपर 2 की बात करें तो वो भी हम 100 से लेकर 150 या 160 के आसपास कह सकते हैं, ठीक है। तो जब सारी शिफ्ट में कैंडिडेट्स के मार्क्स वेरी कर रहे हैं तो जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो एवरेज के हिसाब से होना है। तो मान लीजिए सबका एवरेज आसपास आता है तो नॉर्मलाइजेशन का मेरे हिसाब से इतना कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कि मान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट का मतलब कि किसी के मार्क्स 100 हैं तो उसके मार्क्स 120 हो जाएंगे, ये नहीं होने वाला। शायद 2 या 3 5 मतलब 3 से 5 नंबर का जो डिफरेंस आ सकता है वो आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता जो मुझे लगता है, ठीक है। एक ये हो गया नॉर्मलाइजेशन वाला, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि चीटिंग का क्या इम्पैक्ट होने वाला है एग्ज़ाम पर, ठीक है। अब मेरी बात आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं क्यों ज़ोर दे रहा था कि चीटिंग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग इस चीज़ पे आगे बात करेंगे। आप इस चीज़ को देखिए, मेरे पास कुछ प्रूफ है जो ये वाला है। इस कैंडिडेट को आप देखिए,
तो इसमें आप देखिए, जो पेपर फर्स्ट हुआ था उसमें जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में 100 क्वेश्चन में 100 अटेम्प्टेड, मतलब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। 100 में से 100 अटेम्प्ट और 95 क्वेश्चन करेक्ट। आप समझ रहे हो कि एक्यूरेसी क्या है। और 93 तो ये मार्क्स हो गया। इसके बाद इंग्लिश में 50 अटेम्प्टेड 36 करेक्ट। और ये कंडीशन पता है क्या है, मैंने आपको, जैसे आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा मेरा, जो जिसमें मैंने बोला था कि 280 मार्क्स क्यों नहीं आ सकते, क्यों कट ऑफ नहीं बन सकती है, उसमें मैंने एक बात मेंशन करी थी कि जो नकल करवा रहा है वो 100% नहीं करवा सकता। मतलब कि जो नकल करवा रहा है उसके ये चांसेस होंगे कि नकल के थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करवा दे, लेकिन ये भी चांसेस है कि वो 100% जो उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आंसर उसको नहीं आते होंगे। तो यहाँ पर वही कंडीशन है कि जिसने नकल करवाई है उसके चांसेस थे कि वो जो नकल के थ्रू आंसर बता रहा है 90% उसके आंसर सही हैं। ठीक है, मतलब दो कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, मैं एक की बात कर रहा हूँ कि जो नकल करवा रहा था उसको भी 100% नहीं आता था, तो उस बेस पे उसने 100 मार्क्स, मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे पेपर 1 और पेपर 2 में, और कुछ उसके मार्क्स गलत हो गए। ये पहली कंडीशन है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो ज़्यादा बेहतर है। वो ये है कि यहाँ पर जानबूझकर कुछ क्वेश्चन गलत करे गए हैं, और उसको गलत करने की वजह ये ताकि ये सस्पेक्टेड ना हो पाए कि क्वेश्चन में ये चीटिंग हुई है इस एग्ज़ाम में। तो अगर मतलब ये ऐसा कोई इंडिविजुअल है जिसने जो इन्वॉल्व था चीटिंग में, क्योंकि देखिए क्लेम नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन देखने में जो लग रहा है कि कोई 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है और इतनी एक्यूरेसी के साथ अगर उसके सही हो रहे हैं, तो चांसेस है कि ये मतलब इन्वॉल्व थे ये कैंडिडेट्स। तो अगर ऐसा है तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग स्कूल के पीछे तो यार पढ़े नहीं है। समझ में तो आता ही कि हम लोग अगर पेपर दे के आ रहे हैं, पेपर का लेवल देख रहे हैं, तो समझ में तो आता ही क्या कंडीशन है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो जिसने नकल करवाई इसे सेंटर में ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या कंडीशन है कि वो सेंटर पे जाके वो नकल कर रहा है, दैट मीन्स जाने के बाद वो वहाँ पर उसको ऐसी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं कि वो मतलब एक जैसे जैसे बाकी लोग ने कॉमन रूम में बैठकर एग्ज़ाम दिया तो उसको अलग रूम में बिठा के एग्ज़ाम दिलवाया जा रहा है। तो चांसेस हैं कि उसके पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं था जिससे वो उसके सारे क्वेश्चन के उसको आंसर पता थे। जैसे कि अभी पुलिस वाला एग्ज़ाम लीक हुआ तो उसमें पूरे पर्चे में सारे आंसर लिखे हुए थे हर एक क्वेश्चन के, तो वो कंडीशन नहीं रही होगी। और यहाँ पे 350 क्वेश्चन थे तो सबके आंसर प्रोवाइड होना, उसके अगर नहीं भी थे कोई करवा भी रहा है तो 100% मतलब सारे रिसोर्स से ढूंढ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि ये मार्क्स इतने गलत हुए हों, राइट। और एक वजह ये भी हो सकती है कि ये जानबूझकर किया गया हो ताकि लोग, अगर कोई देखता है पहली बार में तो उसको ऐसा लगे नहीं कि ये चीटिंग हुई है। क्योंकि फिर ये जैसे होता है ना कि अगर इतने गलत है, अगर चीटिंग करी होती तो सारे सही करते, तो वो भी तो खेल खेल रहा है ना, उसको भी पता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, और हम भी स्कूल के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं यार। अब देखो अगर इन चीज़ों को मिलाकर हम लोग बात करें कि क्या कंडीशन है कट ऑफ की, क्योंकि देखिए जो कट ऑफ पहले जानी थी वो तो अलग चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं कह रहा था कि 220 से 230 के आसपास जो एवरेज आ रहा है कैंडिडेट्स का वो रहने वाला है, राइट। तो कट ऑफ अगर सब कुछ फेयर होता नॉर्मलाइजेशन होने के बाद और ऑब्जेक्शन आने के बाद भी अगर कट ऑफ बनती, तो मेरे हिसाब से वो कट ऑफ 215 से और 220 के आसपास ही रहती, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन जो अब कंडीशन है ना, उसके हिसाब से कट ऑफ की सिचुएशन बदलने वाली है। अब जैसे चीटिंग में आपने देख लिया, ये एक ऐसा एक कैंडिडेट है मान, और एक और मैंने देखा तो उसका मेरे पास अभी प्रूफ नहीं है। मतलब प्रूफ क्या, मैं आपको नहीं दिखा सकता, मैंने तो उसको देखा था कि उसमें एक कैंडिडेट के 300 मार्क्स आ रहे हैं 350 में से। मतलब ये वो मार्क्स नहीं कि किसी ने कमेंट में लिख दिए और हम लोग ये कह सकते हैं कि हो सकता है वो झूठ बोलो। मतलब मैंने वो देखा था, उसकी मार्कशीट भी मैंने देखी थी, 300 मार्क्स थे उसके, 350 में से 300 मार्क्स थे। अब आप समझ लीजिए ये वो कैंडिडेट्स हैं, 100% चांसेस हैं, मतलब चांसेस हैं कि ये इन्वॉल्व थे, क्योंकि पेपर ऐसा नहीं था। पेपर फर्स्ट में मैं मान सकता हूँ कि कोई कर सकता है, चलिए एक समय मैंने मान लिया। पेपर सेकंड ऐसा नहीं था कि आप
पूरे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओ, तो यकीनन ये लोग इन्वॉल्व थे। अब ये किस लेवल पे थे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से ना कि देखिए, शुरुआत के दो दो जगह जहाँ पे हुई थी नकल, वहाँ पे इसका ये मामला सामने आया था, इसके न्यूज़ में भी आ गया था ये। उसके बाद CSIR ने एक नोटिस जारी कर दिया, ऐसा है ऐसा है वैसा है वैसा है, इतनी सिक्योरिटी है, निकल गया वो, ठीक। उसके बाद ना किसी तरीके की कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ ना कुछ हुआ, दैट मीन्स, और उसी सेंटर पे एग्ज़ाम होते रहे। तो जिनकी सेटिंग रही होगी वो तो उसके बाद भी करते रहेंगे। अब वो कितने लेवल पर हैं, 60 70 80 100 लोग भी अगर उनको भी ये सुविधा मिल गई तो फिर मतलब पेपर तो बदल ही गया। फिर आप भूल जाओ कि अब आपके 220 सेफ स्कोर है, आप भूल जाओ कि 230 आपका सेफ स्कोर है। एवरेज के हिसाब से देखिए, जो मेरा मानना है, अगर सब कुछ फेयर होता तो 225 से 230 मैंने बोला एक एवरेज मार्क्स आ रहे हैं इस कैंडिडेट्स के, तो जो एवरेज है उससे कम ही कट ऑफ रहती। तो मैंने 10 नंबर कम ले लिया, 215 कट ऑफ बोल दी। लेकिन अब क्या कंडीशन है कि अब नकल हुई है, तो जिनके मार्क्स आने चाहिए थे 100, उनके मार्क्स आ रहे हैं अब 250, ठीक है। इतना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जो नहीं लाने के लायक है, जिसको पता है कि वो है ही नहीं इतना कैपेबल कि वो compete कर सके बाकी कैंडिडेट से, वो नकल का सहारा लेता है। और नकल के थ्रू वो अगर नकल कर रहा है, आप इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करिए कि आप बिना नकल के 220 से 240 के बीच कहीं लाए कर रहे हैं, लेकिन जो नकल कर रहा है उसकी कोशिश ये थोड़ा ना होगी कि उसके मार्क्स 220 और 230 आ जाए। अगर वो नकल ही कर रहा है, इतना रिस्क ले रहा है, ये भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, तो वो कोशिश करेगा कि उसके मार्क्स 260 से 280 के कहीं आसपास रहें। दैट मीन्स वो पूरी कोशिश करेगा कि 100% उसका सिलेक्शन हो ही जाए, राइट। तो ये कंडीशंस हैं। तो अब मैं इसके बाद क्या कट ऑफ का प्रेडिक्शन करूँ, मतलब अब सारी चीज़ें आपके सामने खुल गई हैं। हालांकि फिर भी मैंने आपको बता दिया, अगर सब कुछ फेयर रहता तो कट ऑफ इस आंसर के आने के बाद भी 220 के आसपास ही रहती, मतलब बहुत चेंज ना था, 2-3 नंबर का आगे पीछे हो जाता। लेकिन अभी की कंडीशन क्या है कि जो कट ऑफ रहने वाली है ना, वो कम से कम, अगर मतलब ये बड़े लेवल पे हुआ है खेल, क्योंकि देहरादून में पहले हुआ, फिर राजस्थान में मतलब ये नोटिस नहीं किया गया, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने ये बोला कि वहाँ पे भी खुलेआम हुआ है। तो अगर ऐसा है तो ना, तो 250 से 260 कहीं नहीं गई कट ऑफ, मतलब ज़्यादा भी जा सकती है, डिपेंड करेगा कि किस लेवल पे चीटिंग हुई है। अब आप खुद से अपने डिसाइड कर लो, आपके सामने प्रूफ भी आ गए हैं 1-2, और ये तो वो हैं जो पता चलते हैं। तो अब आप डिसाइड कर लो कि क्या कट ऑफ रह सकती है। आपके पास सारा डेटा है, सब कुछ है, जितना मतलब मिल सकता था मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो मेरे हिसाब से अब कट ऑफ का कोई प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं है। और अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मेहनत से बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप उम्मीद कर लीजिए, आप प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन तो हालांकि आपको करनी चाहिए, अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं तो आप प्रिपरेशन करो अपना, देने में क्या जाता है, ठीक है। जो लोग नकल करके आ रहे हैं ले जाएंगे तो ले जाएंगे, हमने इतना कर लिया तो थोड़ा और सही। तो आप प्रिपरेशन करिए, और सेकंड पेपर में अपीयर हुई है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक। और इतना ही है, हम लोग बेवकूफ़ों की तरह हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और पैसा दे के लोग निकल जाते हैं। यही हो रहा है सारे एग्ज़ाम में। ये KVS का एग्ज़ाम हुआ था, अगर आपको याद हो, KVS का जो रिक्रूटमेंट हुआ था 2023 का, खुलेआम नकल हुई, मतलब कि इतनी भयानक नकल हुई है उसमें। तो मुझे मतलब मैं क्या कहूँ, एडमिनिस्ट्रेशन इंटरव्यू मार्क्स रिलीज़ नहीं कर रहा है। ये तो कैंडिडेट का राइट है यार, क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे हो तुम? अब आप समझने की कोशिश करिए KVS की कंडीशन क्या थी। मैं आपको 1-2 मिनट का समय लेकर आपको बताता हूँ कि KVS में 180 मार्क्स का एग्ज़ाम था, और कम से कम ऐसे मतलब 50 से 60 कैंडिडेट तो ऐसे कमेंट बॉक्स में भी दिख गए थे जिनके मार्क्स 160 के आसपास थे। आप समझने की कोशिश करिएगा, 160 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 180, और इसमें से कुछ कैंडिडेट्स तो वो हैं जो SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। जनरल वालों को तो आप छोड़ ही दीजिए, जो SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनको जो सिलेक्शन चाहिए था उसके लिए उनको 8 या 9 नंबर चाहिए थे आउट ऑफ 60 इंटरव्यू में। मतलब एक कैंडिडेट 180 में 160 नंबर ला रहा है, उसको इंटरव्यू में 8-9 नंबर भी नहीं मिले सिलेक्शन लेने के लिए। मतलब सोचने वाली चीज़ है, और सरकार कुछ नहीं करना चाहती क्योंकि वो खुद ही इन्वॉल्व है, उनकी सह के बिना नहीं हो सकता। अब UPP का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है ना,
उसकी वजह ये नहीं है कि सरकार आपको भला चाहती है। अगर वो भला चाहती तो RO का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका होता। वो भला नहीं चाहती है। उसकी वजह ये है कि यूपीपी के जो प्रूफ सामने आ गए ना, वो इतने भयानक है कि सरकार उसको इग्नोर नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर कर दिया तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ने वाला आप भी जानते हो। इसलिए उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अब जो RO वाला एग्ज़ाम है उसमें वो सीधा सीधा बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे, ठीक है, या मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, लाठी चार्ज हो रही है। अरे मतलब हम जनता से तुम बने हो ना, समझने वाली चीज़ है यार। हम पब्लिक हैं यार, हमने बनाया है तुमको, तुम हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर दे रहे हो। तो ये कंडीशन है यार हम लोग की, और उम्मीद भर में आपको समझ में आ रहा है। फ्रस्ट्रेशन सिर्फ मेरे अंदर नहीं, सबके अंदर है, और होनी भी चाहिए। तो अगली बार जब आप वोट करें ना, तो मैं आपको एक एक मैसेज दे देना चाहता हूँ। आपने बहुत वीडियो देख लिए होंगे यूट्यूब पर टीचर्स के, जो लोग कह रहे हैं कि पढ़े लिखे को वोट दो। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्या कहने वाला हूँ ना, आप पढ़े लिखे में भी उन लोग को वोट दो जिनकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब है। क्योंकि यहाँ ऐसे पढ़े लिखे भी लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अब पढ़े लिखों में भी लॉजिकल लोगों को वोट दो, ठीक है। ये आपका वोट है, आपका राइट है, आप डिसाइड कर लो आपको किसको देना है, क्योंकि घूम फिर के इम्पैक्ट हम लोग पर ही आता है, ठीक है। तो मैं अपना वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ एक सब्सक्राइब, तो प्लीज़ कर दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।